मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, मेन टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। और यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही द लास्ट लेसन है, यानी फर्स्ट लेसन ही लास्ट लेसन है। तो एनीवे बट यहाँ पे इसका एक बड़ा सा मोरल है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लास 12th स्टूडेंट के का जो है सबसे ये लास्ट क्लास होता है स्कूलिंग लाइफ का, क्योंकि इसके बाद से उनको कॉलेज लाइफ में जाना होता है और वहाँ से उनके पास बहुत सारे फ्रीडम होते हैं। फ्रीडम के साथ साथ ऐसे अनंत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं उनके ऊपर, और कैरियर बनाने का जो है बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत सारी मोरल समेटे हुए यह स्टोरी है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा गया है एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नोवेलिस्ट है, जिसका नाम है अल्फोंस डॉडेट। और यह बेटा मैं अगर बात करूं इसकी लिटरेरी जेनर का, लिटरेचर का एक ऐसा जेनर है ये एक तरह से फिक्शन ही है, लेकिन शॉर्ट वार फिक्शन कहेंगे हम इसे। क्या कहेंगे? शॉर्ट है, कैसा? छोटा सा है, शॉर्ट वॉर फिक्शन है ये। और यह स्थित है क्या, कैसा वॉर फिक्शन है? तो हिस्टोरिकल है, और यह बेस्ड है किस पर? फ्रेंको प्रशियन वॉर। आप क्लास 12th में पढ़े होंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज का, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें फ्रांस था, जर्मनी, इटली, इन स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, उसके साथ साथ बाल्कन स्टेट्स की स्टोरीज। तो ये सब बहुत सारे स्टोरीज हमने पढ़ा क्लास 10th में। एक चैप्टर हिस्ट्री का एक चैप्टर था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें एक फ्रांस और एक माइटी मोनार्कियल स्टेट हुआ करता था उस समय। क्या नाम था उसका? तो बेटा उस समय उसका नाम हुआ करता था क्या? प्रशिया। प्रशिया प्रशिया जो है आज का जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है, लाइक जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, तो ये सबको मिला करके एक मोनार्कियल स्टेट हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था प्रशिया। और प्रशिया और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुआ, जिसको हिस्ट्री में फ्रेंको प्रशियन वॉर कहा जाता है। ठीक है, और इसी पर आधारित यह हमारा चैप्टर है। उसका क्या इम्पैक्ट आता है स्कूलिंग लाइफ पर, किसमें? फ्रांस की। तो बेटा शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, द लास्ट लेसन को। और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे उस लेसन राइटर के बारे में, ऑथर को। ऑथर किस तरह का जो है उसकी स्पेशलाइजेशन किस में थी, कौन सा लिटरेरी जेनर का वो परफेक्ट था। ठीक है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अल्फोंस डॉडेट की बात करते हैं। ये ऑथर है इस शॉर्ट फिक्शन, शॉर्ट वॉर फिक्शन का। 1840 में यह पैदा होता है और 1897 में इसकी मृत्यु हो जाती है। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये द लास्ट लेसन है, यह हमारा क्या कह रहा है? सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। फ्रेंको और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ था, जो 1870 टू 71 कह रहा है। ये 2 सालों में क्या हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था, इन विच, जिसमें क्या हुआ है कि फ्रांस ने प्रशिया को डिफीट कर देता है। और उस प्रशिया की सेना का जो है लीडरशिप कौन कर रहा था? तो ओटवन बिस्मार्क कहा जा रहा वो कर रहा था। और ओटवन बिस्मार्क को जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स कहा जाता है, कि जर्मनी के या प्रशिया के जितने भी स्टेट्स थे उनके यूनिफिकेशन का श्रेय किसी को जाता है तो ओटवन बिस्मार्क को जाता है। और भारत के बिस्मार्क की अगर हम बात करेंगे तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं बेटा। तो इस तरह से ओटवन बिस्मार्क ने सेना का जो है साथ लिया, उसकी अगुवाई किया और फ्रांस को डिफीट कर दिया इस वॉर में। और एज ए कंपेंसेशन ऑफ द वॉर, और जुर्माने के तौर पे, ठीक है, एक जो है क्षतिपूर्ति जो है थोपी गई फ्रांस के ऊपर जो है इस युद्ध का। और उसके तौर पे जो है क्या हुआ? प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। कह रहा है कि उन दिनों प्रशिया में जो है कौन कौन से नेशन स्टेट, जैसे आज के जो नेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, क्या जर्मनी है, पोलैंड है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया कुछ पार्ट है, ये उन दिनों प्रशिया हुआ करता था।
तो इस स्टोरी में, इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, क्या हुआ, जब फ्रांस युद्ध हार गया तो उसके बाद से उसके ऊपर एक ह्यूज कॉम्पेंसेशन थोपा गया, एक जो है युद्ध की जो क्षतिपूर्ति जो उसके ऊपर जो थोपा गया, क्या, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 2 डिस्ट्रिक्ट, किसके, फ्रांस के, अल्सेस और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, क्या हो गया, प्रशिया के हाथों में जो है उसे देना पड़ा, यानी फ्रांस को अपने 2 डिस्ट्रिक्ट गंवाना पड़ा। और किसको देना पड़ा, जी मीन प्रशिया को देना पड़ा। और 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन थे, अल्सेस था और लॉरेन था। ठीक है, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इस हिस्टोरिकल इवेंट का स्कूलिंग लाइफ पर क्या जो है मतलब मीन अफेक्ट होता है, कैसा जो है मतलब प्रभाव डालता है, इसको हमें पढ़ना होगा। और इसको बेटा कभी भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और इन्हीं से जो है ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। इन्हें किसी भी चैप्टर का जो है जो फ्रेजेस दिया होता है उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे एक्सप्लेनेशन में। जहाँ जहाँ भी ये फ्रेज आएगा उसको आप ध्यान से जो है उसको लिखना, उसकी मीनिंग क्या है, उसको मीनिंग को जो है बेहतर तरीके से समझना। चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए बेटा कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। एक्चुअली दिस स्टोरी हैज बीन रिटन इन फर्स्ट पर्सन। इस स्टोरी को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। ठीक है, चूंकि यह स्टोरी भले ही वॉर फिक्शन है लेकिन यह फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और नरेटर अपनी पर्सनल फीलिंग को जो है मीन्स इसमें एक्सपीरियंस को वह एक्सप्रेस कर रहा है। भले ही ये फिक्सिशियस चीज़ें हैं लेकिन वह क्या फील करता है अपने आप को एक छोटे बच्चे के तौर पे जूम करके, और वह इस स्टोरी को नरेट करता है। तो कह रहा है कि वह इस स्टोरी में एक स्टूडेंट है और इस हिस्टोरिकल इवेंट का स्कूलिंग लाइफ के ऊपर, यानी अल्सेस और लॉरेन के जो ये दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, उनके स्कूलिंग लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको इस लेसन में लिखता है नैरेटर। तो यहाँ से कहता आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए शुरू किया, क्या मतलब जाना, वेरी लेट मतलब मैं स्कूल के लिए बहुत देर से जब चलना शुरू किया, दैट मॉर्निंग उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और काफ़ी डरा हुआ था। यहाँ देखना एक फ्रेज की शुरुआत होती है बेटे, ये फ्रेज जो है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, तो ये होता है ना एक्सट्रीम वरी और फियर, कह रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा डरा होना। तो नैरेटर जब स्कूल के लिए चलना शुरू किया ना सुबह में काफ़ी देर से, तो काफ़ी डरा हुआ था किस बात को लेके, स्कोल्डिंग, डांटे जाने के डर से, स्पेशली और विशेष तौर पे बिकॉज एम हैमेल, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हम लोगों से पार्टिसिपल्स से क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स है क्या बेटा, इसे हम डेवल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्टिसिपल्स जो हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता है, और आप जानते हो नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होता है, वो ऐसा वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। और 3 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल एडजेक्ट वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी काम करते हैं, इसीलिए इनको ड्यूअल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने बहुत बार जो क्लासेस में बताया है पार्टिसिपल्स के बारे में, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एम हैमेल ने उन्हें एक होमवर्क असाइन किया था, क्या करने के लिए, कि उन्हें पार्टिसिपल्स जो है लर्न करके आना, उसके रूल्स लर्न करके आना है। और एम हैमेल एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं, तो उन्होंने यह होमवर्क जो है असाइन किया था जो है ग्रामर का एक टॉपिक, क्या, पार्टिसिपल्स का। एंड आई डिडंट नो, और नरेटर कहता है ना कि आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इवन नरेटर को उसका ABC भी नहीं पता है, किस चीज़ का, पार्टिसिपल का, उसको बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए वो एक तो जब पहले इसको अपना होमवर्क नहीं पूरा किया है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, सुबह के समय वह स्कूल के लिए लेट हो गया है। तो 2 कारण होते हैं उसके डर का, और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। तो फॉर ए मोमेंट, तो कुछ देर तक तो ये सोचा कि आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं स्कूल से भाग जाऊं, यानी घर से निकलूं और घर से बाहर मीन स्कूल बंक करने के बारे में प्लान करता है। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और क्या, कि घर से बाहर
आउट ऑफ डोर से मतलब ये कह रहा है ना कि और पूरा दिन जो है घर से बाहर बिताऊं, ना स्कूल जाऊं और ना घर पे रहूं। तो ये उसकी पहली प्लानिंग होती है कि कैसे बचें, यानी उसके मन में डर है कि इस बात को लेकर डांटे जाने का डर है, किससे, एम हेमल से, जो उसका टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, जिसने होमवर्क असाइन किया था पार्टिसिपल के रूल को लर्न करने का। अब चूंकि नैरेटर ने पूरा भी नहीं किया था, सुबह के समय स्कूल के लिए लेट भी हो चुका है, इसलिए वो डांटे जाने के डर से वह काफी ज्यादा डरा हुआ है। तो पहले प्लान करता है कि वो घर से बाहर जो है क्या, मीन घर से बाहर निकले और स्कूल भी न जाए, और पूरा दिन जो है क्या करे, वह बाहर ही बिताए। इट वॉज सो वार्म, और यहां से ना दिन की बात करता है। सो वार्म, दिन कैसा था, बहुत ही खुशनुमा था। एक्चुअली जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर जो है काफी कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वहां पर जो है वार्म से मतलब जो है काफी प्लेजेंट वेदर से मतलब होता है। तो सूर्य काफी जो है चमकीला, यानी कि दिन जो है काफी मतलब उजाला था, सॉरी, दिन काफी जो है प्लेजेंट था, वार्म था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और वुड्स से मतलब यहाँ जंगल है, ठीक है। तो चिड़ियाएं जो है ना, एज मतलब किनारे होता है, तो जंगलों के किनारे या जंगल में वह चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और उसके अलावा और क्या दृश्य था, जब वो रास्ते से जा रहा था तो वो क्या क्या चीजें देखता है कि बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। सामिल मतलब होता है बेटा आरा मशीन, जहां पर लकड़ी जो है मतलब काटा जाता है, जिसको प्लैंक्स वगैरह बनाया जाता है अलग अलग जो है, तो लकड़ी चीरने वाली जो मशीन होती है ना, उसको सामिल कहते हैं। तो कह रहा है कि शाम मिल के बैक साइड में, उसके पीछे एक बड़ा सा जो है मीन ओपन फील्ड था, और उस ओपन फील्ड में प्रशियन सोल्जर जो थे ना, वह ड्रिलिंग, वह मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि जो उसके सैनिक थे ना वह प्रैक्टिस कर रहे थे जय, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो अभी तक तो वह जो है क्या, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के रूल को लेकर के जो है उसके मतलब वो डरा हुआ था, सोचता हुआ आ रहा था। लेकिन जब उसने प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए देखा सामिल के पीछे, तो यह चीज जो है टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिंग, यह उस पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा जो है अट्रैक्टिव था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। किससे, पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन कहा कि इतना, लेकिन मेरे अंदर क्षमता थी टू रेसिस्ट, क्या करने का, अब कंट्रोल करने का, अपने भावनाओं को दबाने का। जो अट्रैक्शन आ रहा था कि वो मतलब जो प्रशियन सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग थी उसके तरफ जो जाने का या उनको देखने का बार बार नजर जो मेरा जा रहा था, तो मेरे पास इतनी क्षमता थी कि अपनी इमोशन को मैंने सप्रेस कर लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और सीधे मैं स्कूल की तरफ बढ़ चला। वेन आई पास थ्रू, तो ये कह रहा ना, जब मैं वेन आई पास द टाउन हॉल, और जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। टाउन हॉल उसको कहते हैं ना बेटा, एक ऐसी पब्लिक बिल्डिंग होती है जहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे गांव में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, तो वहाँ पर जो ग्राम से संबंधित जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो बैठ करके काम निपटाते हैं, या कोई मीटिंग्स पंचायत वगैरह होती है तो भी। तो टाउन हॉल जो है से जब मैं गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड, तो कह रहा ना कि वहां पर एक जब भीड़ थी, क्राउड थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, उस करेक्ट, उसी बुलेटिन बोर्ड से हमारे सारे के सारे जो है मनहूस खबरें, बैड न्यूज आया करती थी। द लॉस्ट बैटल्स, और कैसे मनहूस खबरें थी, तो पहली तो युद्ध हारने की जो है मनहूस खबर आई कि हम लोग युद्ध हार गए, किससे, प्रशिया से। द ड्राफ्ट, और प्रशियन सोल्जर की जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका जो है मतलब आदेश कि अल्सेस और लॉरेन के युवाओं को जबरदस्ती सेना में क्या करना, रिक्रूट करने की यह आदेश। द ड्राफ्ट का मतलब ये होता है बेटा द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, उसके साथ साथ जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका आदेश। तो ये सारी जो है मनहूस खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से जब पिछले 2 सालों से आती रही। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद से सोचता रहा या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, रुक नहीं रहा है बेटा, वो चलता जा रहा है और सोचता जा रहा है। ये सारी बातें उसके दिमाग में ना, ये सारी की सारी बातें चल रही हैं कि जितनी भी, अब क्या है, जो बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने भीड़ को देखा ना, तो उसके दिमाग में आया कि यार
पिछले 2 सालों से सारी की सारी मनहूस खबर इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही है। तो अब क्या हो गया, अब कैसी खबर आ गई, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो सोचता है ना कि अब ऐसी कौन सी खबर आ गई जो लोग जो है इसके सामने खड़े हैं। तो ये बात जो है सोचता है कौन, नैरेटर। रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है बेटा, वो चलता जाता है और फिर ये सोचता हुआ जा रहा है कि अब इस बार क्या हो गई, क्यों लोग जो है खड़े हैं उसके सामने। तो कहता है देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं जितना तेजी से जा सकता था, यहां से कह रहा है बेटा कि एज आई हरीड बाई, और जितना तेजी से मैं वहां से गुजर सकता था, जा सकता था, उतना मैं तेजी से गया। द ब्लैक स्मिथ, लेकिन वहां पर जो है एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, जिसका नाम जो है वॉचर था। कैपिटल लेटर में लिखा गया है बेटा, कंफ्यूज ना होना, वॉचर उसका नाम था। ठीक है, वहां पे वो ब्लैक स्मिथ खड़ा था। हु वॉज देयर, ठीक है, वहां था। और ये कौन था उसके साथ, विथ हिज अप्रेंटिस, उसका ट्रेनी भी था, उसके अंडर में जो है जो प्रशिक्षण ले रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, उसका अप्रेंटिस भी था, ट्रेनी भी था उसके साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वह ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा था, उस बुलेटिन को जो है पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो मेरे पीछे से ना टॉन्ट कसता है, ताने मारता है। डोंट गो सो फास्ट बब, कहा कि इतना जल्दी, मतलब बब जो है उस लड़के को संबोधित करते हुए प्यार से कहता है, अरे बब इतना तेज भी क्या जाना, ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने का बहुत सारा समय है, बहुत ज्यादा समय है। तो बेटा यह जानते हुए भी कि अगला बंदा क्या लेट हो चुका है स्कूल के लिए, काफी लेट हो चुका है, फिर भी ये कहना कि इतना तेजी से ना जाओ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत समय, स्कूल आराम से पहुंच जाओगे। तो ये क्या है, एक तरह से सैटेरिकल टोन है जो उसके ऊपर ये सटायर कसता है, ठीक है, व्यंग कसता है, प्रहसन करता है, किसके, उस मीन नरेटर का, उस फ्रेंड्स का, उस बच्चे का जो है। तो यहां से कहता है ना, देखो कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लेकिन यह उसका सेंस पकड़ लिया, नरेटर ने यह कहा कि मैं समझ गया क्या, कि वह जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और बिना वहां रुके पहुंच गया कहाँ, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो बिना रुके, बिना कहीं ठहरे, बिना कहीं जब भटकाव के, एक ही सांस में, यानी कि सीधे वह जो है एम हैमल की छोटी सी जो कुटिया थी, सॉरी गार्डन थी, बागीचा था, मीन्स कहने का सेंस यहाँ उनका लिटिल गार्डन से वहाँ उनका स्कूल से मतलब है, यानी वह सीधे अपने स्कूल पहुंच जाता है, यानी कि किसी से भी वह अट्रैक्ट होकर के रुकता नहीं है, ना ही उनसे कोई बहस करता है, वो समझ जाता है कि कौन क्या इंटेंशन रखता है मेरे प्रति। आगे कहता है यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो क्या होती थी, एक काफी कोलाहल, यानी कि एक ऐसा शोरगुल जो है हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको स्ट्रीट से ही, गली से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग, किस तरह की शोरगुल थी बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोला जाना और बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और एक स्वर में, यूनिशन का मतलब होता है स्पीक इन, स्पीक एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में बोलना, एक रूप में बोलना। जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, तो जैसे वर्णमाला को, यानी कि अल्फाबेट को लर्न करते हैं ना, तो नहीं बोलते हैं एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एक ही स्वर में बोलना होता है, यूनिशन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ इमेजरी यूज कर रहा है कि स्कूल असेंबली जब ओवर होती है, तो बच्चे जब क्लासरूम में पहुंचते हैं, तो कोई बेंच खींचता है, कोई बेंच को साफ करने के लिए नोटबुक वगैरह पटकता है, कोई बैग से साफ करता है, तो कोई कुछ बातें करता है, कोई बच्चे जब जो ये सब कर लिए होते हैं, वो बैठ करके लेसन लर्न करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बसल वाली चीज़ें थी। तो इनको जो है मतलब ये बता रहा है ना कि सामान्यतः ये स्कूल जब शुरू होता था तो ये सारी जो है एक्टिविटीज हुआ करती थी। वेरी लाउड, तो विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कोई भी चीज को समझना होता था ना, तो हम लोगों को अपने हाथों को अपने कान के पास ले जा करके उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए उठाना पड़ता था, यानी करना पड़ता, हाथ लगाना पड़ता था। कहने का सेंस ये है कि कान लगा के सुनना पड़ता था, कि आखिर बहुत ध्यान देना पड़ता था कि यहाँ चल क्या रहा है, कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं।
तो ये जो है सुबह का जो है दृश्य हुआ करता था। एंड द, और फिर कह रहा है द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और रैपिंग मतलब होता है बेटा स्ट्राइकिंग, ठीक है। जैसे जो मीन टीचर है वह अपने स्टिक को बेंच पे जब पटकता है बार बार जो है बच्चों को शांत करने के लिए कि चुप हो जाओ, साइलेंट साइलेंट, तो ये सब चीजें ना रैपिंग। तो जो एम हैमल थे वो अपने आयरन रूलर को लेकर के और टेबल पे जो है पटकते थे बच्चों को शांत कराने के लिए। तो ये सब जो है एक्टिविटीज थी जो बसल का ये सब जो है कारण हुआ करती थी सुबह के समय। बट नाउ, लेकिन उस दिन इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बिल्कुल उसके जो थॉट था उसके कंट्रास्ट यह चीजें थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दिन जो है, बिल्कुल सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन मतलब होता है रिलाइड ऑन, निर्भर होना, ठीक है। तो नैरेटर जो है उस पर निर्भर था, किस पर? ऑन द कोमोशन, उस कोलाहल या उस जो है शोरगुल पर जो है निर्भर था कि शोरगुल होगा जब हम पहुंचेंगे, भले ही लेट में जा रहा हूँ शोरगुल रहता ही है, मैं उसका लाभ उठाऊंगा, कोई मुझे देखेगा नहीं, मैं क्लास में एंटर कर जाऊंगा, चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा। तो इस पर वो निर्भर था। ऑन द कमोशन टू गेट, क्या करने के? टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क तक पहुंचने का। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, मतलब कोई किसी के बिना देखे अपने स्थान पर जाने का के लिए वह उस कमोशन पर निर्भर था, ठीक है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित तौर पे दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन जो है कैसा? एकदम सब कुछ शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग हो जिस दिन स्कूल बंद होता है और कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंट होता है स्कूल, उस तरह से उस दिन भी क्लासरूम पूरा का पूरा स्कूल जो है एकदम शांत था। थ्रू द विंडो, और कहा ना कि विंडो से आई सा माई क्लासमेट्स, तो मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, क्या हुए थे? वह पहले ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और देखा कि जो एम हैमल है ना अपने आयरन रूलर को लेकर के अपने इसमें आर्म में, बाहों में दबा करके, जो उसका टेरिबल मतलब क्या? भयानक, उससे डर का वो प्रतीक था उसका आयरन रूलर जो है, यानी उस वो जो स्टिक रखे थे आयरन का, तो उससे वो जो है डराते थे बच्चों को जो है। और नैरेटर भी उससे काफी ज्यादा डरता था। वह अपनी बाहों में दबा करके और क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? अप डाउन ऐसे टू एंड फ्रो जो है चल रहे हैं। एंड आई हैड टू ओपन द डोर, और उसने कहा ना कि उनके सामने ही मुझे अपना दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और क्या सबके सामने जो है जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तो कह रहा है ना कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना डरा हुआ था और कितना जो है मैं एकदम शर्म से लाल था। यानी कि सबके सामने जब मैं पहुंचा ना तो एकदम शर्म से लाल हो गया और काफी डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जो सोचा ना, फिर से उसकी जो सोच के विपरीत चीजें होती हैं। सोचा था कि जब वो डांटा जाएगा, पीटा जाएगा एम हैमल के द्वारा, लेकिन फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बिल्कुल दयालुता पूर्वक आवाज में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। और बड़ी पोलाइट टोन में एम हैमल ने उसको कहा कि अपने प्लेस पे जो है जल्दी पहुंचो लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, क्योंकि हम लोग जो है तुम्हारे बिना ही क्या करने जा रहे थे? शुरू करने जा रहे थे क्लास को। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, तो कहा कि मैं कूद गया, क्या पे? बेंच पे। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जो है जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, तो उस समय तक, when I had got a little over my fright, तो जब ऐसा हुआ ना, तो जब कुछ मारने पीटने वाली, डांटने वाली कोई चीजें हुई नहीं, तो थोड़ा सा नैरेटर को अपने डर पे जो है ना काबू मिला, यानी कि नियंत्रण मिला। when I had got a little over my fright, तो जब अपने डर पे थोड़ा सा उसको जो है ना क्या मिला? थोड़ा सा जो है राहत मिला। did I see, तो देखा क्या? that our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारा टीचर जो है अपनी खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, तो कह रहा है ना हिज फ्रिल्ड शर्ट, तो फ्रिल्ड शर्ट बेटा झालरदार कुर्ता यानी कि शर्ट को कहते हैं। तो उसने देखा कि जो मेरा टीचर है वह अपने इस पसंदीदा
फेवरेट ऐसे ड्रेस में है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके ऊपर जो है अपनी झालरदार शर्ट पहना है, और उसके ऊपर जो है मीन सिर पे जो है ब्लैक सिल्क कैप लगाया हुआ है, ठीक है, रेशमी टोपी पहना है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और टोपी उसके साथ साथ शर्ट भी सभी की सभी क्या किए गए हैं, कढ़ाई किए गए हैं, एम्ब्रॉयडरिंग किए गए हैं, दैट ही नेवर ओर, जिसको वो कभी पहनता नहीं था, मतलब उसके टीचर ये पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट, सिवाय कब, ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, मीन्स सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के दिन ही ये फेवरेट ड्रेस अपने पहना करते थे, ऐसे कॉमन डे में वो नहीं पहनते थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त कारण द होल स्कूल, जो पूरा का पूरा स्कूल का जो माहौल था ना, सिम्ड सो स्ट्रेंज, और बिल्कुल अद्भुत दिख रहा था, एंड सोलेम, और एकदम गंभीर था माहौल वहां। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, क्या, द मोस्ट वॉज टू सी, यह देखना, ऑन द बैक बेंचेज, जो बैक बेंचेज थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, लेकिन उस दिन द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, लेकिन गांव के जो लोग थे उस दिन हम लोग के ही जैसे एकदम शांत जो है आकर के बैठे थे, और उन लोगों में से, गांव के लोगों में से, ओल्ड हॉशर, जो बूढ़ा हॉशर था, वो बैठा था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, वो अपना तिकोना टोपी लगा करके जो वो बैठा था, द फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्व मेयर था वो, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो रिटायर्ड पोस्टमास्टर था वो बैठा था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग जो है बैठे थे, ठीक। एवरीबडी लुक्ड सैड, और कहना सभी लोग जो है उदास दिख रहे थे, एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर अपने साथ ना वो बाल पोथी, पुरानी सी जो है किताब लेके आया था, प्राइमरी जो बच्चों की बेसिक नॉलेज के लिए होती है ना बाल पोथी, वो लेके आया था अपने साथ जो है, थम्ड एट द एजेस, और थम्ड एट द एजेस का मतलब होता है बेटा, ये फ्रेज है, मीन्स कोने पर वह काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब फट गया था, अंगूठे का निशान पड़ गया था, जिसके वजह से जब देखना कोई पुरानी किताब होती है ना, कोने कोने पर जो है वह फट जाती है, तो थम्ड एट एजेस, वह बाल पोथी बहुत पुरानी थी और कोने पर जो है फट चुकी थी, उंगलियों के निशान पड़ गए थे, अंगूठे के निशान पड़ गए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उस किताब को, उस बुक को, प्राइमर को अपने वह घुटने पे खोला था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने बड़े जो चश्मा पहना था ना, वह चश्मा पहन करके वह उन पेजेस पर जो है क्या कर रहा था, अपनी निगाहें डाल रहा था, यानी कि वह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो अब देखना बेटा, यहां से कह रहा ना वाइल, वाइल का मतलब जो है जब या जबकि होता है, और ये वहां पर यूज किया जाता है जब दो काम जो है एक साथ होते हैं तो वहां वाइल करते हैं, जबकि वेन का प्रयोग एक काम समाप्त हो और दूसरा शुरू हो तो वहां पे हम वेन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखो, दो वर्क जो है साइमल्टेनियसली हो तो वहां पे वाइल करेंगे, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, तो कह रहा है कि एक तो बैठा है और उसके साथ साथ इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है, नरेटर ये चीजें सोच ही रहा था। एम हेमल माउंटेड ही चेयर, तो एम हेमल ने अपने चेयर को जो सही किया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और ठीक अपने अपने उस अंदाज में, पसंदीदा अंदाज में, जेंटल टोन में और सीरियस जेट टोन में वो बोलना शुरू किए, विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा से शुरू से ही जो मेरे प्रति जो ऐसा टोन यूज किया करते थे। सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह क्या है, यह मेरा अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, क्या करूंगा मैं, आज मैं अपना अंतिम लेसन दूंगा आप लोगों को। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन यानी कि जर्मनी की जो क्या है वो राजधानी है, तो वहां से क्या है, आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, चूंकि अब अल्सेस और लॉरेन दोनों अब फ्रांस का पार्ट तो रह नहीं गया, अब तो जर्मनी का पार्ट है, इसलिए जो मोड ऑफ टीचिंग होगा वह फ्रेंच ना होकर के जर्मन होगा, और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी किसमें, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं यानी अल्सेस और लॉरेन के, उन स्कूलों में, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। ये इंस्ट्रक्शन, ये ऑर्डर कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है, ये बात कहता है कौन, एम हेमल बच्चों को जो है।
इसलिए यह उसका जो है लास्ट लेशन होगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो जो नया मास्टर है ना वो कल आएगा। और यहाँ पर जो देखना बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है, जबकि वो फ्यूचर की बात करता है। तो जब प्लान्ड एक्शन होता है ऑफ द नियर फ्यूचर, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं, यह ध्यान रखना है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेशन, तो तुम्हें कहता है ना कि यह आपका जो है अंतिम फ्रेंच लेशन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है बहुत ही अटेंटिव रहें, एकदम ध्यानपूर्वक बैठें। तो जब ये बात कहता व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, जब उसने ये बात कहा, जब उसने सुना क्या कि यह अंतिम फ्रेंच लेशन होगा मेरे टीचर का, तो ये एकदम से थंडर क्लैप, उस बिजली की गर्जना के जैसे मेरे कानों में वो गूंजी कौंधी जो है, ये इसके शब्द ये गूंजे, ओ दरे चीज। तब उसको याद आया कि ओहो, यही दुष्ट या मनहूस चीज जो है, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट ऑफ द टाउन हॉल, वो यही वह चीज है जो टाउन हॉल पे इन लोगों ने लगा रखा था। अभी तो वो समझ नहीं पाया था कि इस बार जो क्या ऐसी खबर आ गई जो यहाँ पर फिर से लोग इकट्ठा हैं, लेकिन अब वो समझ गया कि अच्छा ये बात थी जिसको टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था जहाँ पर लोग इकट्ठे थे और इसको पढ़ रहे थे, यही बात थी और मैं समझ नहीं पाया था। माई लास्ट ट्रांसलेशन वाई, कहा कि ये मेरा अंतिम ट्रांसलेशन है, क्यों? आई हार्डली न्यू, और बड़ी मैं मुश्किल से ही, कौन? नैरेटर अब यहाँ पे पछताना शुरू करता है बेटा, रिपेंट करता है, ठीक है, लेकिन जो समय जो है खो गया वह हमेशा के लिए खो गया, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। और क्लास 12th के बच्चों के लिए एक बड़ा सा मॉरल है ये, ठीक है। करा वाई आई हार्डली न्यू, और मैं क्यों, अरे बड़ी मैं मुश्किल से अभी यही जान पाया था कि हाउ टू राइट, कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज को लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो यार मैं कभी अब सीख ही नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे वहीं पे छोड़ देना पड़ेगा तब तो, ठीक है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेशंस, तो कह रहे कि यार ये मुझे कितना जो है पछतावा इस बात का, क्या कि मैंने अपना लेशन जो है नहीं सीखा, नहीं लर्न किया। फॉर सीकिंग बर्ड सिक्स, किसके चलते? कि मैं चिड़ियाओं का जो के अंडे ढूंढता रहा, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और शार रिवर के किनारे। और शार बेटा एक ऐसी नदी है जो जर्मनी और फ्रांस के बीचों बीच बहती है, उसके बॉर्डर एरिया में। तो कह रहा है ना कि सार नदी के किनारे जो है मैं क्या करने के लिए, वह तैरने के लिए, स्लाइडिंग के लिए सॉरी, मैं जाता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सो मच न्यूशंस अ वाइल एगो, और जो किताबें मुझे अभी कुछ देर पहले तक जो है एकदम एक न्यूसेंस के जैसे, एक बर्डन के तौर पे जो मतलब प्रतीत हो रही थी। सो हैवी टू कैरी, इतना ज़्यादा जो है मतलब भारी मुझे लग रहा था कि, और माई ग्रामर, और मेरी जो व्याकरण की किताब है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और संतों की जो मेरा इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब तो मेरे वो पुराने मित्रों के जैसे हो गए जिनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एंड दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमेल टू, और उस किताबों के साथ ही साथ एम हैमेल भी मेरी लाइफ की इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं, जिनको मैं कभी जिंदगी में भी भुला नहीं पाऊंगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह सोचकर, यह विचार ही कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिनको मैं कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। तो अब यह चीज जो है, मैं सारी चीजें भूल गया, जो भी निगेटिव परसेप्शन अपने दिमाग में बना रखा था अपने टीचर के प्रति, कि वो टीचर क्रैंकी है, क्रूएल है मेरे प्रति, तो वो भूल गया उसके आयरन रूलर के बारे में। उसके साथ साथ जो है हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये भी भूल गया कि वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन थे। ये सब कुछ मैं उनके बारे में अपने नेगेटिव परसेप्शन को चेंज कर दिया। पुअर मैन, कहा कि बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कहा कि अरे ये अपना लास्ट लेशन को ही जो है क्या करने, लास्ट लेशन के ही सम्मान में वह यहाँ पर अपनी ये शानदार जो फाइन संडे क्लोथ्स है, जिसको संडे के दिन जो पहना करते थे, अपने फेवरेट ड्रेस में आए हैं, क्या करने के लिए? इसे यादगार बनाने के लिए। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं पूरी तरह से समझ गया। तो बच्चे ये रखते हैं हम फर्स्ट पार्ट में ही, सेकंड पार्ट में जो रेस्ट पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वह MCQ बेस्ड होंगे। और हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर राज्यों के बोर्ड जो है
आपका हिंदी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो न केवल सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बल्कि यूपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड हैं जिसमें हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो क्लास में जिन बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आपको हिंदी टू इंग्लिश यानी ये बाइलिंगुअल मेथड मैंने अपनाया है। ठीक है बेटा, जो रेस्ट पोर्शन है उसको अगले वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।